नमस्कार। केपी कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम लोग सेमेस्टर 2 की स्टार्टिंग कर चुके हैं और आज हम लोग देख रहे हैं अपने चैप्टर 3 के बारे में। चैप्टर फर्स्ट में हम लोगों ने हेल्थ के बारे में पढ़ा था। उसमें जो हमारा वायु का कंपोनेंट होता है और वायु में जो प्रदूषक पॉल्यूटेंट प्रेजेंट होते हैं उनके बारे में पढ़ा था। फिर दूसरे चैप्टर में हम लोगों ने देखा था कि जो जल परिवहन प्रणाली है, यानी कि वो वाटर का जो सिस्टम होता है, जो भी घरों का जो वेस्ट निकलता है, जो सीवेज निकलता है, उसको सीवरों के थ्रू जो उपचार स्थल तक पहुंचाया जाता है, उस पूरे सिस्टम के बारे में पढ़ा था। और चैप्टर 3 में हम लोग पढ़ेंगे अपशिष्ट जल के बारे में, यानी कि जो भी अपशिष्ट जल होता है उनका निदान किस तरीके से किया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि अपशिष्ट जल वह कोई भी जल है जिसकी गुणवत्ता यानी कि उसकी क्वालिटी मानवीय प्रभाव यानी कि मानव के जो क्रियाकलाप होते हैं, ह्यूमन जो जितने भी फंक्शंस होते हैं उनके कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई हो, यानी कि वह जल जिसकी क्वालिटी मानव के क्रियाकलापों के कारण इफेक्टिव हो गई हो। नगरों में इस अपशिष्ट जल का वहन आमतौर से किसी संयुक्त सीवर, यानी कि सीवर की हम लोग बात कर चुके। सीवर क्या होता है? पाइपलाइन, यानी कि अपशिष्ट जल का परिवहन आमतौर पर किसी संयुक्त सीवर यानी कि कंपाउंड सीवर और स्वच्छता सीवर के द्वारा किया जाता है। इसके उपरांत इसका उपचार किसी अपजल उपचार संयंत्र या सेप्टिक टैंक के मार्फत किया जाता है। हम लोग प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि सेप्टिक टैंक क्या होता है, उपचार संयंत्र क्या होते हैं। यानी कि ये जो अपशिष्ट जल होता है, ये क्या होता है कि मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा जो जल इफेक्ट हो जाता है, उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है। फिर इस अपशिष्ट जल को सेप्टिक टैंक में भेजा जाता है या फिर जो उपचार संयंत्र लगाए जाते हैं उनमें भेजकर स्वच्छ किया जाता है। औद्योगिक अपशिष्ट जल विभिन्न औद्योगिक क्रियाकलापों जैसे विनिर्माण संचालन, खनिज निष्कर्षण, बिजली उत्पादन या पानी और अपशिष्ट जल उपचार से उत्पन्न जल जनित अपशिष्ट ठंडा जल भाप को संघनित करने या चालन या वाष्पीकरण द्वारा मशीनरी के तापमान को कम करने के लिए उपयोग के बाद संभावित थर्मल प्रदूषण के साथ छोड़ा जाता है। यानी कि अब अपशिष्ट जल अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जिसमें सबसे पहला है औद्योगिक अपशिष्ट जल। औद्योगिक यानी कि इंडस्ट्रियल, यानी कि वह जल जो विभिन्न इंडस्ट्री के थ्रू जो पाइपलाइन लगी होती है उनके थ्रू बाहर निकाला जाता है। अब वो इंडस्ट्री किसी की भी हो सकती है, थर्मल इंडस्ट्री भी हो सकती है। खनिज निष्कर्षण में जो पानी यूज़ किया जाता है, खनिज निष्कर्षण करने के बाद वो पानी को जो वापस छोड़ दिया जाता है, वो भी हो सकता है औद्योगिक अपशिष्ट जल। फिर अगला है लिचेट। लिचेट है अयस्क और कच्चे माल उत्पादों या ठोस अपशिष्ट के माध्यम से रिसते समय प्रदूषित तत्वों से युक्त अवक्षेपण। यानी कि अब ये ऐसा जल क्या कौन सा होता है, यानी कि जब अयस्क खनिज से जब अयस्क निकाले जाते हैं, यानी कि जो तत्व खनिज जमीन से खोद के निकाले जाते हैं वो है खनिज। अब जब खनिजों में से भी जो मुख्य तत्व होते हैं जब वो अलग किए जाते हैं तो वो अयस्क कहलाते हैं। और जब इन अयस्क को निकाला जाता है, इनको जब अलग किया जाता है, इनका पृथक्करण किया जाता है, तो उस समय इनमें से कुछ ऐसे प्रदूषण निकलते हैं जिसमें कई सारे तत्व प्रेजेंट होते हैं, कुछ लिक्विड फॉर्म में भी उनसे निकलता रहता है, रिसता रहता है। वो भी क्या कहलाता है? अपशिष्ट जल कहलाता है। और ऐसे जल को लीचेट कहते हैं। फिर है वापसी प्रभाव। सिंचित फसल भूमि से निलंबित मिट्टी, कीटनाशक अवशेष या घुलनशील खनिज और पोषक तत्व ले जाने वाला पानी का प्रवाह वापसी प्रवाह कहलाता है। अब ये भी अपशिष्ट जल का एग्जाम्पल है। फिर है सतही अपवाह, यानी कि सतह पर चलने वाला। जमीन की सतह पर होने वाला पानी का प्रवाह जब अतिरिक्त वर्षा जल, तूफानी पानी, पिघला हुआ पानी यानी कि बर्फ का या अन्य स्रोत मिट्टी में पर्याप्त तेजी से घुसपैठ नहीं कर पाते। यानी कि जब बहुत ज़्यादा वेस्ट पानी जब बहुत ज़्यादा वर्षा के टाइम बहने लगता है या फिर जब बर्फ़ पिघलने लगती है तो उसका जो पानी होता है, जब बहुत ज़्यादा पानी ज़मीन के अंदर नहीं उतर पाता तो ज़मीन की सतह पर ही जमा होने लगता है, तो उसमें कई सारे जो बैक्टीरियाज वगैरह है वो प्रेजेंट रहते हैं। तो वो भी एक तरीके का क्या है? अपशिष्ट जल है। और ये सतह पे उपस्थित है और सतह पे ही क्या हो रहा है? तैर रहा है। तो इस तरीके के अपशिष्ट जल को कहते हैं सतही अपवाह। फिर है शहरी अफवाह, जिसमें शहरीकरण द्वारा निर्मित घनी आबादी वाले क्षेत्रों में बाहरी सफाई गतिविधि और परिदृश्य संचाई के लिए उपयोग किया जाने वाला पानी शामिल होता है। यानी कि जब शहरों में, शहरों के आसपास की गंदगी निकालने के लिए, वहाँ की साफ सफाई के लिए जो पानी यूज़ किया जाता है बाहरी तौर पर, वह जल कहलाता है शहरी अफवाह। और फिर है कृषि अपशिष्ट जल, यानी कि कृषि से रिलेटेड जो भी पानी होता है जो वेस्ट होता है, या फिर पशुओं को नहलाने के बाद या फिर पशुओं की साफ सफाई के बाद जो पानी बहता है वह अपशिष्ट जल कहलाता है कृषि अपशिष्ट जल। तो अभी हमने देखा था कि अपशिष्ट जल क्या होता है, अपशिष्ट जल कितने तरीके से हो सकते हैं। फिर आगे बात करते हैं कि ये जो अपशिष्ट जल है इनका निदान किस तरीके से
किया जा सकता है। तो है अपशिष्ट जल का निपटान, यानी कि अपशिष्ट जल को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो उसमें सबसे पहला जो प्रोसेस है, सबसे पहली प्रोसेस अपनाई जाती है पानी निकालना, जिसमें देखते हैं कि गैर खरपतवार कचरे को जमा करने और इसके निपटान के लिए अधिक उपयुक्त बनाने के लिए डी वाटरिंग अच्छी तरीके से काम करती है। इस प्रक्रिया में सुविधा आमतौर पर तरल अपशिष्ट को एक मजबूत बैग में पंप करती है और पानी निकाल देती है। केवल ठोस अपशिष्ट छोड़ दिए एक लैंडफिल काम आमतौर पर मुफ्त तरल स्वीकार नहीं करता है, लेकिन ठोस खतरनाक कचरा निपटान के लिए लैंडफिल में जा सकता है और पानी को आवश्यकता अनुसार निस्पंदन और उपचार प्राप्त होता है। यानी कि पानी निकालने, यानी कि जो भी अपशिष्ट जल है, अब जो अपशिष्ट जल बह रहा है उसमें कई प्रकार की ठोस गंदगी भी प्रेजेंट होगी, उसमें लिक्विड फॉर्म भी होगा और सॉलिड फॉर्म भी होगा। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, उसमें से सॉलिड फॉर्म को अलग किया जाता है और उसका जो सारा पानी होता है, जो वेस्ट वाटर होता है, वो सारा अलग कर लिया जाता है, यानी कि लिक्विड फॉर्म को अलग कर लिया जाता है किससे, सॉलिड फॉर्म में से। फिर है तरल अपशिष्ट निर्जलीकरण के लिए एक आम विकल्प है, विशेष रूप से कीचड़ के लिए केंद्र प्रसारक निर्जलीकरण और गाढ़ा करना है। यह प्रक्रिया केंद्र प्रसारक बल उत्पन्न करने के लिए एक बेलनाकार बर्तन का उपयोग करती है, जो तरल से ठोस पदार्थों को बाहर निकालती है, उन्हें एक नरम पदार्थ बनाती है जिसे केक कहा जाता है। यानी कि ये जो पानी निकालने की प्रोसेस है, ये सबसे आम प्रोसेस है, यानी कि सबसे सिंपलेस्ट मेथड होती है किसी भी अपशिष्ट जल के निपटान की। यानी कि अपशिष्ट जल के निपटान के लिए उसमें से सॉलिड फॉर्म को अलग करना, जो लिक्विड फॉर्म बच जाता है उसको वापस क्लीनिंग के लिए भेजा जाता है। ये पूरी प्रोसेस है पानी निकालने की। फिर अगली प्रोसेस जो है वो होता है अवसादन, और ये जो अवसादन है ये डी वाटरिंग के समान है। डी वाटरिंग यानी कि वाटर यानी कि पानी, और डी का मतलब होता है अलग करना। तो डी वाटरिंग यानी कि पानी को अलग करना, और सबसे पहले प्रोसेस क्या थी हमारी, डी वाटरिंग थी, यानी कि पानी निकालना। उसमें क्या कर रहे थे, सॉलिड अलग कर रहे थे, लिक्विड अलग कर रहे थे। तो उसी तरीके से उसे क्या कह सकते हैं हम लोग, डी वाटरिंग, यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, पानी को अलग कर रहे हैं। तो ये जो अवसादन की प्रोसेस होती है ये भी एक तरीके से क्या है, डी वाटरिंग है। इसमें भी पानी को अलग किया जाता है, क्योंकि यह पानी को ठोस अपशिष्ट से अलग करता है। यह पदार्थ की दो अवस्थाओं को अलग करने के लिए केंद्र प्रसारक बल के बजाय गुरुत्वाकर्षण बल का उपयोग करता है। जब हम पानी निकालने के प्रोसेस पढ़ रहे थे पहले स्टेप में, जो पहली प्रक्रिया थी अपशिष्ट जल के निपटान की, जो सबसे पहली मेथड थी वो थी हमारी पानी निकालना, यानी कि हमने अलग कर दिया सॉलिड और लिक्विड को, किसकी वजह से, केंद्र प्रसारक बल की वजह से। लेकिन जो दूसरी प्रोसेस हम लोग पढ़ते हैं अवसादन, ये भी डी वाटरिंग के जैसी है, लेकिन इस दूसरी प्रोसेस में हम लोग केंद्र प्रसारक बल की जगह ग्रेविटेशनल फोर्स का यूज करते हैं पानी को अलग करने के लिए। अवसादन के दौरान एक सुविधा अपने तरल अपशिष्ट को अवसादन बेसिन में छोड़ती है। जब तक तरल अपशिष्ट तेजी से बहता है तब तक इसका वेग अक्सर ठोस कणों को निलंबित करने के लिए पर्याप्त होता है। इसलिए अवसादन बेसिन का डिजाइन उस वेग को कम कर देता है, चूंकि अपशिष्ट जल बेसिन के माध्यम से धीरे धीरे बहता है और ठोस निलंबित कण कीचड़ की परत से नीचे बस जाते हैं। यानी कि अब जब हम अपशिष्ट जल की बात करें तो अपशिष्ट जल में कई सारी ठोस गंदगी भी प्रेजेंट होगी, उसमें लिक्विड भी होगा। लेकिन इस प्रोसेस में क्या किया जाता है, इस अपशिष्ट जल को सबसे पहले अवसादन बेसिन बने होते हैं उनमें एक साथ छोड़ दिया जाता है। और जब पानी को एक साथ फ्लो के साथ छोड़ देते हैं तो ये उस टाइम कीचड़ की फॉर्म में होगा, मान लेते हैं, क्योंकि उसमें सॉलिड भी है, लिक्विड फॉर्म भी है, सब कुछ है। तो जब इनको एक साथ छोड़ा जाता है तो ये क्या होता है, एक साथ तो तेज वेग से बहता है, यानी कि फास्ट बहता रहता है। जब ये एक साथ फास्ट बहता रहता है तो इसमें कई ऐसे कण भी प्रेजेंट होते हैं जो जो तेज गति से बहते हैं और कुछ धीमी गति से बहते हैं। ठीक है, तो यानी कि कुछ अपशिष्ट जल बेसिन के माध्यम से धीरे धीरे बहते हैं, यानी कि इसमें जो कुछ पार्टिकल्स होंगे वो धीरे बहेंगे, कुछ तेज बहेंगे। तो यानी कि जो धीरे कौन बहेगा, जिसका वेग ज़्यादा होगा, यानी कि जो भारी होगा वो धीरे चलता है, और जो हल्का होता है वो फास्ट दौड़ जाता है। तो यही प्रोसेस इसी में भी होगी, यानी कि जो कण हल्का होगा, यानी कि पानी का कण हल्का होता है तो पानी तेज बहने लग जाता है, लेकिन उसमें जो प्रेजेंट गंदगी होगी, उसकी जो गंदगी होगी वो कैसी होती है, भारी होगी, और भारी होगी तो वो धीरे धीरे बहेगी, और जब वो धीरे धीरे बहेगी तो पानी तो आगे चला जाएगा और गंदगी उसमें धीरे धीरे नीचे बैठती चली जाएगी। किसमें, उसका जो बेसिन बना होगा इस अवसादन बेसिन में धीरे धीरे गंदगी नीचे बैठ जाएगी। तो हमने क्या किया, पानी तो आगे निकल गया और गंदगी नीचे रहेगी। फिर सुविधा ठोस तलछट अवशिष्टों को पीछे छोड़ते हुए ठोस पदार्थों को हटा सकती है। एक बार जब पानी और ठोस अपशिष्ट अलग हो जाते हैं तो पानी का उपचार किया जा सकता है और ठोस अपशिष्ट लैंडफिल में जा सकता है।
यानी कि जब हमने इस पानी का उपचार कर लिया, पानी तो आगे निकल गया, फिर उस पानी को आगे ट्रीटमेंट के लिए भेजा जाता है और यहाँ पे जो गंदगी बची थी, इस ठोस गंदगी को सभी जगह यानी कि एक साथ जो लैंडफिल बने होते हैं जहाँ पे सभी गंदगी को एक साथ रखा जाता है, वहाँ पे इसको भेज देते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस थी अवसादन की, यानी कि अपशिष्ट जल के निपटान की हमने दो प्रोसेस देखी। पहली हमने देखी थी डी वाटरिंग, यानी कि सिर्फ केंद्र प्रसारक बल के माध्यम से अलग करना। दूसरी हमने देखी ग्रेविटेशनल फोर्स के माध्यम से। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? नीचे की तरफ खींचना। तो गंदगी भारी थी तो गंदगी नीचे रहेगी, पानी हल्का था तो पानी आगे बढ़ गया और पानी और गंदगी अलग अलग हो गई। जो तीसरी प्रोसेस हम लोग अपनाते हैं वो है खाद बनाना, यानी कि खाद बनाना। खाद कहाँ पे यूज़ करते हैं हम लोग? खेतों में फसल उगाने के लिए खाद ह्यूमरस का उपयोग किया जाता है और खाद कचरे से भी बनाई जाती है। तो हम इस कचरे का उपयोग कहाँ पे कर सकते हैं? खाद बनाने के लिए। वैकल्पिक रूप से सुविधाएं अपने तरल गैर खतरनाक कचरे को खाद में बदल सकती है। सुविधा पहले कचरे से पानी निकालती है। पहली प्रोसेस हम जैसे जो हमारी पहली मेथड थी पानी को निकालना, यानी कि जो हमारा ठोस और तरल भाग था हम लोगों ने दोनों को अलग कर दिया और कार्बनिक पदार्थ छोड़ती है जिसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम, सोडियम जैसे पोषक तत्व प्रेजेंट होते हैं। यानी कि जो सबसे पहले हम पानी निकालने के प्रोसेस करते हैं उसमें हम लोग पानी अलग निकाल दें। अब जब हमने वो पानी अलग निकाला तो उसमें कई कार्बनिक पदार्थ प्रेजेंट होते हैं, कार्बन भी होगा, नाइट्रोजन भी होगा, सोडियम, पोटेशियम, कई सारे पोषक तत्व होते हैं। और प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके सुविधा सामग्री को जैव उर्वरक में बदल सकती है, जिसमें फसलों और अन्य पौधों को बढ़ने में मदद करने के लिए लाभकारी जो पोषक तत्व होते हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं। यानी कि हमने जब पानी निकाला, अलग अलग मेथड का यूज़ करके गंदगी को अलग कर दिया, पानी को अलग कर दिया। अब वो जो गंदगी थी उसमें क्या था? कई सारे पोषक तत्व प्रेजेंट हो गए। वायुमंडल में कई सारे जो गैसेज होती है वो भी इनके कांटेक्ट में आएगी और ये कुछ गंदगी ऐसी होती है, कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो फसलों को बढ़ाने के लिए, नए पौधों को उगाने के लिए उन्हें क्या करते हैं? पोषण प्रदान करते हैं। तो इस खाद से हम लोग, इससे जो कचरा होता है, ये जो वेस्ट होता है, इसका उपयोग करके हम लोग उर्वरक यानी कि खाद भी बना सकते हैं जो पौधों को बढ़ने में मदद कर रहे हैं। तरल अपशिष्ट निपटान के कई अन्य तरीकों की तुलना में खाद बनाना अपेक्षाकृत सस्ता होता है। यानी कि जब हम अपशिष्ट जल के निपटान की बात करते हैं तो अपशिष्ट जल के निपटान की मेथड तो कई सारी विधियाँ हैं, लेकिन जो खाद बनाने की जो विधि होती है ये सबसे क्या है? सस्ती विधि होती है, क्योंकि इसमें ना कोई ज़्यादा मशीनों का यूज़ होता है, ना ही ज़्यादा समय लगता है और ना ही ज़्यादा खर्चा होता है। इसलिए ये क्या सबसे सस्ती विधि है। यह पर्यावरण के लिए भी असाधारण रूप से आसान है, यहाँ तक कि मिट्टी और पौधों के विकास के लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि अपशिष्ट जल का निपटान करके हम लोग खाद बना रहे हैं, यानी कि इसको जो हम सॉल्व कर रहे हैं उसको वापस हम यूज़ भी कर रहे हैं, यानी कि इसका रीयूज़ हो रहा है। ना इससे कोई नुकसान हो रहा है, ना पेड़ पौधों को साइड इफेक्ट हो रहा है, ना जानवरों को कोई नुकसान हो रहा है। तो यानी कि ये सबसे सस्ती मेथड है, सबसे इम्पोर्टेंट भी है। हम आसानी से कोई कहीं भी किसी भी समय इसका यूज़ कर सकते हैं। अगली मेथड है हमारी भस्म करना, यानी कि जला देना। कभी कभी सुविधाएं अपने खतरनाक कचरे को जलाकर नष्ट कर देती है। विशेष भट्टियों की गर्मी जैसे एसिड, रसायन यानी कि केमिकल, तेल यानी कि ऑयल, चट्टान के अवशेष, स्लैग और अन्य अपशिष्ट पदार्थ को हटा सकती है, केवल पानी छोड़ सकती है। इस तकनीक के लिए दो प्रकार की भट्टियों का उपयोग किया जाता है, यानी कि अब हम गंदगी को अलग करने के लिए क्या कर रहे हैं? उसको जला रहे हैं। अब जला क्यों रहे हैं? क्योंकि उसमें कई सारे ऐसे केमिकल प्रेजेंट होते हैं, एसिड प्रेजेंट होते हैं, जो अगर हम इनको अलग भी कर देंगे तो वो किसी और को नुकसान पहुंचा देंगे, इसलिए उनको जला देना ज़्यादा फायदेमंद रहता है। लेकिन अब इनको जलाने के लिए दो तरीके की भट्टी का यूज़ किया जाता है, यानी कि कहाँ पे इनको जला सकते हैं। सबसे पहली भट्टी है द्रवीकृत बिस्तर भट्टी। द्रवीकृत बिस्तर भट्टी एक औद्योगिक भट्टी है, यानी कि इसका उपयोग इंडस्ट्री में किया जाता है, यानी कि जो फैक्ट्रियाज होती हैं, फैक्ट्री में इन मशीनों का यूज, इन भट्टी का यूज़ किया जाता है, जो ठोस कण पदार्थ, ठोस द्रव मिश्रण के बिस्तर को तरल पदार्थ की तरह व्यवहार करने के लिए दबाव का उपयोग करती है। इन भस्मक में रेत, राख, चूना पत्थर का एक गर्म बुलबुलेदार बिस्तर होता है, जिसमें गर्मी दहन की सुविधा के लिए ऑक्सीजन पंप दिया जाता है। उनका बड़ा आकार पूर्ण कुशल दहन की अनुमति देता है। यानी कि इस पट्टी में, इस इंडस्ट्री में कैसे तत्वों को जलाया जाता है, जिसमें ठोस कण प्रेजेंट होते हैं, यानी कि सॉलिड कण प्रेजेंट होते हैं, और सॉलिड और लिक्विड का मिश्रण होता है, यानी कि या तो कोई सॉलिड मिक्सचर होगा या फिर सॉलिड और लिक्विड मिक्सचर होगा। उसको जब जलाना होता है तो इस भट्टी का यूज़ किया जाता है। यह मोस्टली जो इंडस्ट्री होती है वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है।
और इसमें क्या करते हैं, इसको जलाने के लिए रेत का यूज़ करते हैं। इस बिस्तर में रेत भरी होती है, राख होती है, चूना पत्थर होता है। और हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, जब हम हेल्थ का चैप्टर पढ़ रहे थे, कि किसी भी वस्तु को जलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पे जला रहे हैं यानी कि भस्म कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए इस बिस्तर में ऑक्सीजन को पंप किया जाता है, यानी कि पाइप के थ्रू इसमें ऑक्सीजन छोड़ी जाती है, जिसकी वजह से ये जो कचरा है ये क्या होता है, जलता रहता है। अब दूसरी भट्टी है बहुचूल्हा जल भट्टी। एक बहुचूल्हा भट्टी विभिन्न चरणों में बड़ी मात्रा में कचरे को स्थिर सुसंगत दरों पर जलाने के लिए कई स्टैक कक्षों का उपयोग करती है, क्योंकि कक्षों को ढेर किया जाता है, ये कॉम्पैक्ट होते हैं और तंग क्वार्टरों में फिट में आसान होते हैं, उन्हें बनाना और स्थापित करना भी अपेक्षाकृत सस्ता होता है। यानी कि ये जो बहुचूल्हा भट्टी होती है, इसका उपयोग कब किया जाता है, जब कचरे की जो मात्रा होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। यानी कि जब कचरे की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है तब इस प्रकार की भट्टी का यूज़ किया जाता है, यानी कि मल्टी भट्टी होती है। और इसके द्वारा जो कक्ष बनाए जाते हैं, यानी कि इसमें अलग अलग चैम्बर बने होते हैं, जिसके थ्रू जो भट्टी होती है, इसमें इस भट्टी में अलग अलग कक्ष बने होते हैं जिसमें इस कचरे को जलाया जाता है। इसलिए ये क्या होता है, काफ़ी सस्ता होता है अपेक्षाकृत। किसके कंपैरिजन में, द्रवीकृत चूल्हा भट्टी। यानी कि अगर ये फैक्ट्री में यूज़ की जा रही है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में यूज़ की जा रही है, तो यह बहुत ज़्यादा महंगी भी होगी, तो उसके कंपैरिजन में ये वाली भट्टी क्या होती है, थोड़ी सस्ती होती है। हम अगली बात करते हैं, जो अगली मेथड है वो उसे कहते हैं हम रूट जोन मेथड, यानी कि रूट जोन उपचार। रूट जोन उपचार अपेक्षाकृत स्वच्छ घरेलू अपशिष्ट जल जैसे रसोई के पानी और बाथरूम के शॉवर और सिंक के पानी के लिए सबसे उपयोगी है। यानी कि वो अपशिष्ट जल जो हमारे रसोई से निकाला जाता है, जो रसोई का पानी होता है, या फिर जो बाथरूम के शॉवर का पानी होता है, सिंक का जो पानी होता है बर्तन धोने के समय, वो सारा जो पानी होता है उसके उपचार के लिए इस मेथड का उपयोग किया जाता है। यह एक जटिल विधि है जो तरल अपशिष्ट को अपसादन टैंक के माध्यम से और फिर विभिन्न अतिरिक्त निस्पंदन प्रक्रियाओं के माध्यम से भेजती है, जिसमें अंततः बढ़ते पौधे की जड़ें भी शामिल है। इसका परिणाम यह होता है कि पानी पर्यावरण में छोड़े जाने के लिए आवश्यक मानकों को पूरा करता है। यानी कि ये जो रूट जोन उपचार है, इसमें क्या किया जाता है कि जो सिंक का पानी होता है, जो बर्तन धोने से जो वेस्ट निकला है घरों से, जो नहाने के बाद का जो वेस्ट पानी है, जो उन सभी पानी का यूज़ कब किया जाता है, इनको स्वच्छ करने के लिए, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, इनको अपसादन टैंक में भेजा जाता है। यानी कि जो हमने सेकंड मेथड पढ़ी थी अपसादन में, हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स का यूज़ करके पानी को अलग कर रहे थे, किससे, सॉलिड से। तो उसी तरीके से इसमें क्या किया जाता है, उसको उसी टैंक में भेजा जाता है, जिसमें क्या होता है, फोर्स के साथ पानी छोड़ा जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स से गंदगी नीचे बैठ जाती है और लिक्विड आगे बढ़ जाता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये निम्न प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं, जिसमें सबसे पहला है प्री ट्रीटमेंट अपसादन। पानी पहले अपसादन बेसिन में बैठता है ताकि कुछ ठोस कण आसानी से हटाने के लिए बाहर निकल सके। यानी कि सबसे पहले जो हमने नॉर्मल ट्रीटमेंट की थी, जैसा अभी मैंने बोला था कि पानी को अपसादन टैंक में डाला, जो तरल अपशिष्ट था उसको अपसादन टैंक में डाल दिया, उस अपसादन टैंक में डालने के बाद फोर्स के साथ हमने जो तरल था उसको छोड़ दिया, तो जो हल्का होगा वो आगे निकल जाएगा और कचरा भारी होगा, गंदगी, वो नीचे बैठ जाएगी। तो ये थी सबसे आसान मेथड, यानी कि आसानी से हटाने के लिए हमने इसका प्री ट्रीटमेंट कर दिया। फिर है अवायवीय रिएक्टर। अगले चरण में हम लोग क्या करते हैं, ये जो तरल अपशिष्ट होता है इसको अवायवीय रिएक्टर से गुजारते हैं। अवायवीय रिएक्टर यानी कि जिसमें वायु का बिल्कुल भी कोई मात्रा नहीं होती है। इस रिएक्टर में आमतौर पर एक चक्रा देने वाला डिजाइन होता है, जो पानी के प्रवाह के लिए कई यांत्रिक डिब्बे बनाते हैं। जैसे ही पानी गुजरता है, डिब्बे की सतहों पर एकत्र सूक्ष्म जीव अधिक निलंबित ठोस पदार्थों को पचाते हैं। यानी कि ये जो अवायवीय रिएक्टर होता है, इसमें कुछ ऐसे बैक्टीरिया, कुछ ऐसे जीव प्रेजेंट होते हैं रिएक्टर में कि जब इसमें से पानी को निकाला जाता है तो ये पानी में जो गंदगी और प्रेजेंट होगी उसको क्या कर देते हैं, पचा लेते हैं, यानी कि उनको भोजन के रूप में अपना लेते हैं। फिर जो अगला है एनएरोबिक फिल्टर। एनएरोबिक फिल्टर एक फिल्टर माध्यम होता है जहाँ जो सूक्ष्म जीव होते हैं वे कई प्रकार की कॉलोनियों में प्रेजेंट होते हैं, और ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं तरल अपशिष्ट को स्वच्छ बनाने के लिए अधिक निलंबित कणों को पचाते हैं। फिर है पौधे से भरा बजरी फिल्टर। एक बार जब पानी प्रारंभिक उपचार से गुजर जाता है तो ये जीवित पौधों की जड़ों से भरे जो बजरी बिस्तर है उनमें बहता है। यानी कि सबसे पहले हमने जो नॉर्मल अपसादन की प्रोसेस थी, अपसादन टैंक से गुजारा, जो हल्का पानी था आगे बढ़ गया, जो गंदगी थी वो नीचे बैठ गई। फिर उसके बाद हम लोगों ने उसको रिएक्टर से गुजारा। रिएक्टर में क्या होते हैं, कई प्रकार के चैम्बर बने होते हैं। अब ये जो रिएक्टर बने होते हैं, जब इनमें से पानी गुजरेगा तो इनमें जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे वो क्या करेंगे, ये जो गंदगी होगी उनको पचा लेंगे।
फिर उसके बाद जो अगली प्रोसेस है, अगली प्रोसेस में हम लोग ये जो पानी बचा है, अब इसमें गंदगी की जो मात्रा है वो बहुत कम बच जाती है, क्योंकि यह कई प्रक्रिया से गुजरते हुए आया, तो इस समय इसमें क्या होगा, जो गंदगी की मात्रा होगी बहुत कम रह जाती है। और फिर इस पौधे का उपयोग क्या करते हैं हम लोग, इस जो पानी होता है इसको ऐसे पौधों को देते हैं, यानी कि पौधे की जड़ों, यानी कि रूट का उपयोग किया। रूट क्या है, एक प्रकार की जड़ है, यानी कि जब इस पानी को हम जड़ों में डालते हैं, पौधों की जड़ों में डाल दिया जाता है, तो ये पौधे क्या करते हैं, इस पानी के माध्यम से क्या करते हैं, सांस लेते हैं और प्रवाह में ऑक्सीजन की आपूर्ति करते हैं और बचे हुए दूषित पदार्थों को हटाने में मदद करते हैं। यानी कि क्या रूट जोन प्रोसेसिंग, यानी कि पौधे की जड़ों का उपयोग करें हम लोग के अपशिष्ट जल के निपटान के लिए, तो ऐसी मेथड कहलाती है रूट जोन मेथड। तीसरी है हमारी जो अगली मेथड है, जो हमारी अगली मेथड थी वो थी रूट जोन मेथड। तो इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर था ये कंप्लीट हो गया, जिसमें हम लोगों ने देखा अलग अलग मेथड्स के बारे में। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था अपशिष्ट जल के बारे में कि वेस्ट वाटर क्या होता है, वेस्ट वाटर कितने टाइप्स का होता है। ये औद्योगिक निकल सकता है, यानी कि जो इंडस्ट्री होती है वहाँ से भी निकाला जा सकता है। लिचेट क्या कहलाता है, जो अयस्क यानी कि जो ठोस अपशिष्ट के माध्यम से जो रिसता रहता है वो जल होता है। वापसी था जो भूमि से निकलता है फसल को सींचने के बाद। फिर था लिचेट। फिर हम लोगों ने सतही अफवाह, यानी कि जो जमीन की सतह पर रहता है, हमने शहरों का देखा, और जो अपशिष्ट जल फसलों से निकलते हैं, यानी कि कृषि पशुपालन से निकलता है। फिर हमने इसके निपटान की प्रोसेस देखी। सबसे पहले सिंपल मेथड, सिंपल पानी को अलग कर दिया। फिर हम लोगों ने अवसादन की प्रोसेस अपनाई। अवसादन में डी वाटरिंग के जैसे ही, लेकिन इसमें क्या कर रहे थे हम लोग, ग्रेविटेशनल फोर्स का यूज़ कर रहे थे। फिर तीसरी थी हमारी मेथड खाद बनाने, यानी कि ये सबसे सस्ती मेथड है, यानी कि इसका उपयोग पेड़ पौधों के लिए भी किया जा सकता है। फिर अगली मेथड हम लोगों ने देखी थी कि जला देना, यानी कि जो अपशिष्ट जल होता है उनको जलाकर उनमें से पानी को अलग कर देना। इसके लिए हम लोगों ने 2 भट्टियों का यूज़ किया था। उसमें जो सबसे सस्ती भट्टी थी वो थी हमारी बहुचूल्हा भट्टी। फिर है हमारा रूट जोन मेथड, यानी कि जो पौधों की जड़ों का उपयोग कर रहे हैं हम पानी को स्वच्छ करने के लिए, तरल और ठोस को अलग करने के लिए। इसी के साथ हमारे ये जो चैप्टर था अपशिष्ट जल ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नए चैप्टर में देखेंगे, नए चैप्टर को नई क्लास में देखेंगे। तब तक हमारे साथ जुड़ते रहिए और धन्यवाद।